इस वक्त सम्राट अवनी के सामने सिटअप्स कर रहा था। अवनी ने सम्राट को रोकते हुए कहा, बस बस हो गया, ठीक है। सम्राट मुस्कुराते बोला, तुमने मुझे माफ कर दिया, सच कह रही हो, माफ कर दिया तुमने मुझे? अवनी ने मन में कहा, माफ करने लायक तो तुम्हारी हरकतें हैं नहीं, लेकिन अभी जो तुम हरकतें कर रहे हो उसकी वजह से कहना पड़ रहा है। फिर उसने सम्राट को देखकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, आपको अब यह सब करने की जरूरत नहीं है, आप मत कीजिए सब। सम्राट अवनी के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह देखते ही अवनी हैरान रह गई, सम्राट को देखने लगी और फिर बोली, सम्राट ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अवनी ने गिरने के डर से अपनी बाहों का हार सम्राट के गले में डाल दिया। सम्राट उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर धीरे से सुलाते हुए बोला, अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने अवनी को अपनी गोद में बिठा दिया और उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसे ध्यान से देखते हुए अवनी के कुछ बालों को पीछे करने लगा, क्योंकि उसके बाल अवनी के चेहरे पर आकर तंग कर रहे थे। उसने अवनी के बालों को धीरे से पीछे किया और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। अवनी उसकी इस तरह से छूने से परेशान हो रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। अवनी ने कहा, देखिए मैंने शर्ट पहनी है और मेरे पास कपड़े नहीं है, तो प्लीज आप मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। सम्राट ने अवनी की खुली टांगों को देखा जो बहुत खूबसूरत और गोरी दिखाई दे रही थी। सम्राट ने उसकी टांगों पर हाथ फिराते हुए कहा, कहाँ से लाई हो इतनी खूबसूरती, एक तो एकदम मक्खन जैसी हो, ऊपर से तुम्हें छूने को भी डर लगता है कि कहीं तुम्हें मेरी वजह से कोई दाग न लग जाए, टच करते ही तुम्हारी स्किन रेड हो जाती है। इतना कहते हुए वह अपने चेहरे को अवनी के गालों से रब करने लगा और अवनी के थाई पर अपने हाथ घुमाने लगा। यह सुनते ही अवनी का चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया। सम्राट के छूने से उसकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन पैदा हो रही थी, उसे करंट जैसा लग रहा था, जिसकी वजह से अवनी सिहर रही थी। अवनी ने सम्राट को देखते हुए अपनी लड़खड़ाते शब्दों में बोला, देखिए छोड़ दीजिए मुझे, वो बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज डोंट टच मी। इस वक्त अवनी की सांसें भारी हो गई थी, पर सम्राट कहाँ सुनने वाला था। उसने अवनी की क्लीवेज के पास किस करते हुए कहा, छोड़ दूं? छोड़ दूंगा, पहले प्यार तो कर लो। और अवनी के गले पर किस करने लगा और किस करते हुए वह ऊपर आया और फिर अवनी के होठों पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है? अवनी उसे हैरान होते हुए बोली, क्या लगता है? तुम्हारी ये पिंक पिंक लिप्स कितने जूसी हैं, मन करता है इसे पी जाऊं। उसकी ऐसी बातें सुनकर अवनी बोली, आप बहुत बेशर्म हैं। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, ओनली फॉर यू माई लव। अवनी सम्राट से अपने आप को छुड़ाने लगी, पर सम्राट उसे छोड़ ही नहीं रहा था। सम्राट को देखा और कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर सम्राट ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और उसके चेहरे को अपने नजदीक करते हुए बोला, आई वॉन्ट टू सक योर जूसी लिप्स, प्लीज। अभी वह एकदम बोल ही रही थी कि सम्राट ने उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और सक करने लगा। लगभग 15 मिनट तक सम्राट उसके होठों को ऐसे ही सक करता रहा और हल्का बाइट कर रहा था, जिससे अवनी की आह बाहर निकल रही थी, जो उसके मुंह में ही रह जा रही थी। और सम्राट के हाथ लगातार अवनी के थाई पर चल रहे थे, जिससे अवनी भी अब मदहोश हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, वक्त के साथ उसकी किस और डीप होती जा रही थी। 5 मिनट और किस के बाद जब उसे महसूस हुआ कि अब उसकी सांसें भारी हो रही हैं, तो वह उसके गले पर किस करने लगा। अवनी ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, छोड़ दीजिए ना मुझे, प्लीज। थोड़ा टाइम और फिर उसे किस करने लगा। वह किस करते हुए उसके गले के पास आया, उसके 2 बटन और खोल दिए। अब उसकी क्लीवेज शो हो रही थी। सम्राट उसकी क्लीवेज पर किस करने लगा, जिससे अवनी आहें भरने लगी। तभी अचानक सम्राट का फोन बजा, जिसकी आवाज से अवनी अपने सेंस में आई और मन में सोचती हुई, ये मैं क्या कर रही थी इस राक्षस के साथ? मैं नहीं नहीं अवनी, ये जबरदस्ती की शादी है और तुझे यहाँ से निकलना है। उसने सम्राट को देखा, जो उसे अभी भी किस कर रहा था और अब उसने उसकी शर्ट के सारे बटन ओपन कर दिए थे और उसके पेट पर किस कर रहा था और अपना वजूद इसकी बॉडी पर छोड़ते हुए लव बाइट दे रहा था। अवनी ने सम्राट के सर को अपने पेट के पास से हटाते हुए कहा,
हटिए, मुझे जाने दीजिए। और वह उठकर जाने लगी तो सम्राट ने उसे एक बार फिर पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे अवनी एक बार फिर उसकी गोद में बैठ गई। सम्राट ने उसके बालों को साइड किया और उसकी नेक पर किस करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, कहाँ जा रही हो? आई वॉन्ट टू स्पेंड गुड सम टाइम विथ यू, प्लीज डोंट गो। सम्राट कभी उसके गले पर किस करता तो कभी उसके बैक पर किस करता। सम्राट के ऐसा करने से अवनी सिहर रही थी। उसकी पूरी बॉडी में अलग ही सेंसेशन पैदा हो रही थी। अवनी मन में सोचती हुई बोली, क्या करूं, कैसे अपने आप से इनसे दूर करूं? या तो मुझे भी अपने साथ इसमें शामिल कर ले रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना है। अवनी ने अपने मन में कहा, प्लीज अवनी, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अवनी अपनी आंखें जोर से बंद की और खोलते हुए सम्राट को बोली, देखिए आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर हमें सोना है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो यह हम कल करेंगे। इतना कहकर उसने उसके माथे पर किस किया और लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही अवनी ने एक राहत की सांस ली और बोली, जान बच गई मेरी। ओ गॉड, ये आदमी कितना ज़्यादा रोमांटिक है। पता नहीं नशे में क्या क्या बड़बड़ा रहा था। उसके बाद उसने रिद्धि को कॉल किया और रिद्धि ने सामने से फ़ोन उठाया और अवनी ने रिद्धि से कहा, रिद्धि मैं 1 घंटे में निकलूंगी तो तू मुझे नीचे मिल। रिद्धि ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। रिद्धि होटल में रुकी हुई थी। रिद्धि ने ड्राइवर कृष्णा को हायर किया था ताकि वह अवनी को यहाँ से निकाल सके। कृष्णा ने जब सुना कि अवनी ऐसी मुसीबत में है तो वह भी रेडी हो गया उसे वहाँ से निकालने के लिए। अवनी सोफे पर जाकर सो गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। करीब 15 मिनट के बाद सम्राट शावर लेकर बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ एक टॉवल पहनी हुई थी और उसके बॉडी से पानी जैसे मोतियों की तरह झड़ रहे थे। वह इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि कोई भी लड़की उसे इस वक्त देख ले तो बस अपना दिल दे बैठे। अवनी जो सोफे पर कसकर आंखें बंद किए सोई हुई थी, उसने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर सामने देखा तो वह सम्राट को बस देखती रह गई। वह मन में सोचते हुए बोली, कितना हैंडसम है यह, पर कितना क्रूएल भी। फिर उसने अपने आप को गुस्सा करते कहा, क्या कर रही है अवनी तुम? उसके बाद वह चुपचाप आंखें बंद करके सो गई ताकि सम्राट को लगे कि वो सो चुकी है। अब तक सम्राट का नशा भी थोड़ा उतर चुका था शावर लेने की वजह से। सम्राट ने एक नज़र अवनी को देखा जो किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। सम्राट ने मन में सोचते हुए बोला, देखो इनको इतना बड़ा बेड तो मैंने फालतू में बनवाया है, यह सोफे पर सोई हुई है। इतना कहकर वो क्लोजेट में गया और अपने कपड़े चेंज करके आ गया। उसने इस वक्त एक लोअर और एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वह आया और अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। अवनी आंखें बंद किए मन में सोचती बोली, हे भगवान, फिर से कुछ करने वाला है क्या? ओ गॉड, प्लीज सेव मी। सम्राट ने जैसे अवनी को बेड पर सुलाया, अवनी अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली। सम्राट उसके बाजू में आकर सो गया और अवनी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों पर किस करके आंखें बंद कर सो गया। लेकिन अवनी को उसके इतने करीब होने से थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसके हाथ बार बार अवनी की बॉडी को टच कर रहे थे। उसने अवनी को अपने आप से एकदम सटा रखा था जिसकी वजह से उसे बार बार उसे किस करने का मन कर रहा था। लेकिन उसने अपने दिल को काबू में किया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़े ही टाइम के बाद सम्राट की सांसों की आवाज़ अवनी को सुनाई देने लगी। अवनी ने घड़ी देखा तो इस वक्त 11 बज रहे थे। अवनी धीरे से उसके हाथों को अपने ऊपर से उठाई और धीरे से फ़ोन लिया और वॉशरूम में चली गई और वहाँ से रिद्धि को कॉल करके बुलाया। रिद्धि जो गाड़ी लेकर पैलेस के बाहर आ चुकी थी, अब अवनी को समझ नहीं आ रहा था वह निकली कैसे। उसने जल्दी से सम्राट का एक लोअर लिया और उसे कैंची से नीचे से थोड़ा कट कर दिया और ऊपर से एक डोरी से बांध दिया ताकि वह पेट से टाइट हो, और शर्ट जो उसने पहना था वही पहना था। उसने रिद्धि को एक कपड़ा लाने कहा था। रिद्धि ने उसके लिए कपड़ा लाया भी था। अवनी जल्दी से बालकनी के पास आई और उसने बालकनी के नीचे देखा, वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था। उसने जल्दी से एक साड़ी लिया और वहाँ से बांधकर नीचे की तरफ उसे लटकाकर उतरने लगी। अवनी लगभग आधा से ज़्यादा उतर चुकी थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह जोर से नीचे गिरी, जिससे उसके हाथों और पैरों में पत्थर लगने से चोट लग गई और वहाँ से ब्लड आने लगा। रिद्धि ने जैसे देखा वह दौड़कर अवनी के पास आने लगी, लेकिन अवनी ने उसे धीरे से मना कर दिया क्योंकि फ्रंट साइड में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। अवनी जल्दी से पीछे के गेट से बाहर निकल गई और रिद्धि के पास पहुंचकर जल्दी से उसके गले लग गई और गले लगते हुए बोली, थैंक यू, तुम यहाँ आ गई। वह जल्दी से कार में बैठी तो उसने कृष्णा को देखा। कृष्णा मुस्कुराते हुए अवनी को बोला, मैडम आप ठीक हैं? अवनी ने हामी सर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी का रेड लाइट एरिया। रुद्र प्रताप जो लखनऊ से पहले से अपने सिंह हवेली पहुंच चुका था, वह इस वक्त रेड लाइट एरिया वाराणसी में था। रुद्र प्रताप और रेशम का नाजायज रिश्ता था। रुद्र प्रताप इस वक्त रेशम के साथ रात बिताने आया था और थक कर उसके बाजू में सोया हुआ था।
फिर रुद्र प्रताप ने रेशम को देखते हुए कहा, तुम्हें याद है रेशम, जब हम पहली बार मिले थे क्या कशिश थी तुम में, आज भी वही है। रेशम उसके सीने पर अपना सर रखे बोली, हाँ मुझे याद है वो दिन। रुद्र प्रताप को देखते हुए कहा, आपको पता है हमारी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। रुद्र प्रताप ने कहा, हाँ मुझे पता है। रुद्र प्रताप से बोली, मैं चाहती हूँ उसे पता चल जाए कि आपका उससे क्या रिश्ता है, आप उसके कौन हैं। यह सुनते ही रुद्र प्रताप ने गुस्से में रेशम को धक्का देते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उसे बताओगी कि वो मेरी नाजायज बेटी है। पता नहीं किस किस के साथ रात गुजारी है तुमने, हो सकता है वह उनकी बेटी हो। रेशम ने रुद्र प्रताप को देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह आपकी ही बेटी है, आपके अलावा आज तक मुझे किसी ने नहीं छुआ है, मैंने किसी को छूने ही नहीं दिया। रुद्र प्रताप अपने गुस्से में रेशम के बालों को जोर से पकड़ा, जिससे रेशम के मुंह से आह निकल गई और उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। वही जो मुझे कुछ साल पहले करना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी उस बेटी को मेरा नाम देने की। रेशम ने फिर एक बार देखा और कहा, देखिए वह आप ही की बेटी है, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रुद्र प्रताप ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, हाँ जानता हूँ वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुनिया को उसके बारे में पता चले। और ध्यान रखना, किसी को भी पता चला कि वो मेरी बेटी है तो सबसे पहले मैं उसी की जान लूंगा, समझे। यह सुनते ही रेशम की आंखें बड़ी हो गई और वो रुद्र प्रताप को देखने लगी और रोते हुए बोली, आप अपनी ही बेटी की जान लेंगे। रुद्र प्रताप ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मुझे मेरी इज्जत सबसे पहले प्यारी है, उसके बाद बच्चे, समझी तुम। मैंने सम्राट और सौम्या को दाव पर लगा दिया, और जब मैं उनकी इज्जत नहीं करता तो तुम और तुम्हारी वह बेटी किस काम की। इतना कहकर उसने गुस्से में रेशम को धक्का दे दिया, जिससे रेशम फर्श पर जाकर गिर गई। रुद्र प्रताप अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सम्राट के पैलेस में औनी वहां से भाग चुकी थी। सम्राट नशे में पेट के बल सोया हुआ था। तभी अचानक सम्राट का फोन बजा। सम्राट ने नींद में ही साइड से अपना फोन उठाया और अपने कान पर लगा लिया तो सामने से विजय ने फोन पर कहा, नेताजी एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। सम्राट ने कहा, ठीक है, और नींद में ही अपना फोन टेबल पर वापस रख दिया। अब सम्राट की आंख खुली तो वह अपने हाथ यहाँ वहाँ बढ़ाकर अवनी को ढूंढने लगा, पर अवनी उसे कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र बाथरूम की तरफ पड़ी, जिसकी लाइट ऑन थी और डोर बंद था। तो सम्राट को लगा शायद अवनी वॉशरूम गई हुई है, इसलिए वह एकटक वॉशरूम को देखते हुए उसका वेट करने लगा। अवनी, रिद्धि और कृष्णा कार लाकर उनके होटल के बाहर रुके तो रिद्धि ने कहा, यार अवनी जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, फिर हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। रात के 12 बजे की ट्रेन है तो यहाँ से देहरादून जाती है। हम पहले देहरादून जाएंगे, उसके बाद मुंबई, नहीं तो सम्राट को पता चल जाएगा कि हम मुंबई में रहते हैं तो हम मुंबई वाली ट्रेन पकड़ेंगे। इसलिए हम यहाँ से पहले देहरादून जाएंगे और 2-3 दिन वहीं रुकेंगे। उन्होंने ओके कहा और जल्दी से दोनों होटल के कमरे में जाने लगे। कृष्णा ने कहा, मैं रुकता हूँ ताकि आप लोग को स्टेशन छोड़ दो। उन्होंने हामी सर हिला दिया और रूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अब तक जो कपड़े पहनी थी उसमें वह अनकंफर्टेबल थी। उन्होंने रिद्धि को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू रिद्धि, अगर तू ना होती तो आज तक मैं उस पैलेस में फंसी रहती। रिद्धि ने कहा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे ऐसे ही मुसीबत में कैसे छोड़ सकती थी। इतना कहकर दोनों कृष्णा की कार में बैठ गए और कार स्टेशन की तरफ निकल गई। रिद्धि रास्ते भर अवनी को समझाते हुए लेके गई, क्योंकि अवनी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डरी हुई थी। सम्राट एकटक बाथरूम को देख रहा था। करीब 15 मिनट बीत चुके थे पर अवनी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। यह सोचते हुए सम्राट जल्दी से उठा और बाथरूम के पास गया। उसने जैसे ही बाथरूम के डोर को थोड़ा सा धक्का दिया, बाथरूम अपने आप ओपन हो गया, जिसे देखते ही वह बाथरूम के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सम्राट टेंशन में अवनी को यहाँ वहाँ देखने लगा। वो जल्दी से बाहर आकर पूरे कमरे को देखा पर उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने बालकनी में देखा तो उसे बालकनी में एक साड़ी लटकी हुई नजर आई, जिसे देखते ही सम्राट समझ गया कि अवनी भाग चुकी है। उसने गुस्से में उस साड़ी को घूरते हुए और दांत पीसते हुए कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया मिस लंदन, यह तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कहाँ मैं पछता रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ यह सब कितना गलत किया, लेकिन अब बस हो गया। अभी तक तुमने मेरा टॉर्चर देखा कहाँ है। मैं जो अब तक करता आया हूँ वह कुछ नहीं था, मैं जो अब करूँगा उसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। वह जल्दी से गुस्से में बाहर आया और बॉडीगार्ड को गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अवनी को ढूंढो, कहाँ है वह। सभी बॉडीगार्ड हैरानी से सम्राट को देखने लगे। सम्राट ने गुस्से में उन्हें घूरते कहा, मैंने कहा जाकर मेरी बीवी को ढूंढो। सब बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी वहां से निकलकर अवनी को ढूंढने चले गए। सम्राट ने जल्दी से अपना मोबाइल लिया और बंदूक लिया और वहां से बाहर निकल गया। तभी विक्रांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ। सम्राट गुस्से में विक्रांत को देखते हुए बोला, तुम्हारी वो सो कॉल्ड भाभी भाग गई है और अगर उसने मुझे छोड़ने की गलती की ना, उसे जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। विक्रांत ने सम्राट को देखते हुए कहा, अच्छा मार पाएगा उसे। यह सुनते ही सम्राट के कदम अपने आप रुक गए। विक्रांत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखा है मैंने तेरी आंखों में भाभी के लिए प्यार, तू जी नहीं सकता उसके बिना। अरे वह तो छोड़ो, मैं तेरी आंखों में क्या देखूंगा। तूने अपनी जुबान से एक्सेप्ट किया है कि यू लव हर अ लॉट।
इस वक्त सम्राट की आंखें गुस्से में एकदम लाल थी और वह बहुत ही डेंजरस लग रहा था। उसने पलटते हुए विक्रांत से कहा, विक्रांत, प्यार नहीं करता मैं उससे। मैंने सिर्फ राजीव से बदला लेने के लिए उससे शादी किया है। रही बात उसे मारने की, तो मैं उसे मारूं चाहे ना मारूं, लेकिन मुझे तो पता है ना मेरे कितने दुश्मन हैं। वह जरूर उसे मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। वो समझती क्यों नहीं है? क्या जरूरत थी उसे मुझे छोड़कर जाने की? इसका पनिशमेंट तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब जब मैं उसे लेकर आऊंगा, उसे इस पैलेस में कैद करके रहना पड़ेगा। इतना कहकर सम्राट गुस्से में आगे बढ़ गया। विक्रांत मन में सोचते बोला, क्यों किया तुमने अवनी ऐसा? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब तो तुम्हारी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें इस घर में कैद करके रहना पड़ेगा। इतना कहकर विक्रांत भी उसके पीछे चला गया। सम्राट इतना फास्ट था कि वह जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करने लगा। विक्रांत सम्राट के पीछे दौड़ते बोला, रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ। इतना कहकर वह भी उसके साथ कार में बैठ गया। तभी एक बॉडीगार्ड जो गेट के पास खड़ा था, उसने फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल किया। बॉडीगार्ड ने सामने वाले से कहा, साहब, वह लड़की भाग गई है यहाँ से। सामने वाले ने यह बात सुनी तो वह हंसते हुए बोला, तू सच कह रहा है? हाँ साहब, कार लेकर नेताजी उन्हें ढूंढने गए हैं। उस आदमी ने कहा, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो देते रहना। बॉडीगार्ड ने हाँ कहा और फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ लखनऊ के रोड पर बहुत सारी ब्लैक कलर की कार दौड़ रही थी और चारों ओर बॉडीगार्ड अवनी को ढूंढ रहे थे। लगभग 15 से 20 कार जिसमें बॉडीगार्ड भरे हुए थे। सभी अवनी को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, पर अवनी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सम्राट भी अपनी कार चलाते हुए अवनी को चारों तरफ ढूंढ रहा था। तभी विक्रांत ने कहा, यार सम्राट, पैलेस में तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर, क्योंकि वह अकेली तो भागी होगी नहीं। उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। कोई तो है जो उनका साथ दे रहा है। सम्राट ने जैसे यह बात सुनी, उसने ब्रेक मारकर कार रोका और गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांधकर एक्सीलेटर पर जोर से मारा और सर्द आवाज में बोला, अगर उसने किसी की भी हेल्प ली होगी और उसने जिसकी भी हेल्प ली होगी, तो वह कल का सूरज देख नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने कार वापस स्टार्ट कर दिया। पूरे लखनऊ में जैसे इमरजेंसी लगा हुआ था। पूरे लखनऊ में ब्लैक कलर की कार बॉडीगार्ड के साथ घूम रही थी और अवनी को ढूंढ रही थी। एक अंधेरा कमरा जहाँ एक आदमी एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया और कॉल करके बोला, उस लड़की को किडनैप कर लो, वह बचनी नहीं चाहिए। अभी अभी मेरे खबरी ने खबर दिया है कि वह लोग रेलवे स्टेशन गए हैं। सामने वाले आदमी ने ओके कहा। उस आदमी ने फ़ोन कट कर दिया और ज़ोर ज़ोर से किसी राक्षस की तरह हंसने लगा और गुस्से में लाल हुई आंखों के साथ बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोला, सम्राट प्रताप सिंह, मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई। तुम्हारी कमजोरी है वो अवनी शेखावत। देखो कैसे मैं उसे तुमसे दूर करता हूँ और अपने बिस्तर पर रौंदता हूँ, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस अंधेरे कमरे को और डरावनी बना रही थी। लखनऊ की सड़कों पर सम्राट अपनी कार चलाते हुए विजय को कॉल किया। विजय ने सामने से कहा, नेताजी, मैडम का पता चल गया है। सम्राट ने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है वो? नेताजी, वह रेलवे स्टेशन की तरफ गई हैं और उनके साथ 2 लोग और हैं। यह बात सुनते ही सम्राट की मुठ्ठियां गुस्से में कस गई। सम्राट ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और स्टेशन की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर अवनी बहुत खुश थी कि वह रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब तक रात के 12 बज चुके थे और ट्रेन भी 12 बजे की थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी और अवनी खुश होते हुए ट्रेन में जाकर बैठ गई। रिद्धि को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिद्धि, आज तेरी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो सका। ये तो उस सम्राट के चंगुल से तो बचना नामुमकिन था मेरे लिए। रिद्धि भी खुश थी और खुश होते हुए बोली, तुझे तो बचाना ही था। राजू भाई से प्रॉमिस जो किया था मैंने। कृष्णा ने पानी को 2 बोतल और कुछ स्नैक्स लाकर उन दोनों को दिया। वह बाहर निकल कर चला गया। जैसे ही कृष्णा वहाँ से चला गया, अवनी ने रिद्धि को देखते कहा, यार तुमने कहा था यह ट्रेन 12 बजे चल देगी, पर 12:15 हो गए हैं, अभी तक ट्रेन चालू नहीं हुई। रिद्धि ने अवनी से कहा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं चल रही। यार रिद्धि, जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। तू जानती है ना, सम्राट की पहुँच बहुत लंबी है। रिद्धि ने अवनी को इतना हाइपर होते देखा तो उसने उसे समझाते हुए कहा, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। अब हम लगभग वहाँ से दूर हैं। जब तक उन लोगों को पता चलेगा तब तक हम यहाँ से निकल चुके होंगे। अवनी ने ओके कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। अवनी बाहर देख ही रही थी कि अचानक उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। अवनी ने रिद्धि को देखते कहा, यार यह कैसी आवाज़ आ रही है? रिद्धि ने कहा, यार गोलियों की आवाज़ लग रही है ये तो। अब गोली की आवाज़ उसके और नज़दीक से आने लगी थी। गोली चलने की आवाज़ और पास से सुनाई देने लगी, जिससे अवनी की आंखें डर से चौड़ी हो गई। अवनी ने रिद्धि को देखते हुए कहा, यह आवाज़ हमारे करीब से आने लगी है, कहीं वह आ तो नहीं गया? अवनी ने सामने देखा तो कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे और एक बॉडीगार्ड अवनी की तरफ बढ़ा और अवनी के बालों को पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। अवनी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। क्या पनिशमेंट देगा सम्राट अवनी को? क्या सम्राट सच में अवनी को मार देगा? कौन है वह इंसान जो सम्राट से बदला लेना चाहता है? सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन आपको स्टोरी के साथ बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ, जिसका नाम है कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ शोना स्टोरी राइटर पर। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।